हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्पेस एज वेल एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए कि स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत क्या है। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एल्गोरिदम्स की जरूरत होती है और वो एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी मेमोरी एज वेल एज कितना टाइम लगता है, उसके ऊपर से हम पता लगा सकते हैं कि एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है। तो इसी वजह से हमें स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मींस एल्गोरिदम के इनपुट साइज के हिसाब से उसको एग्जीक्यूशन के दौरान कितनी मेमोरी की जरूरत होती है वो। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन के दौरान की मेमोरी मींस द मेन मेमोरी। फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम जो हमारा है वो एक्स केबी की साइज ऑक्यूपाई करता है स्टोरेज के लिए, लेकिन जब उसको हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं तब हम वाई केबी का यूज करते हैं, यानी कि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाई होगी, नहीं कि एक्स। यानी हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूशन के दौरान एल्गोरिदम कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं। सेम वे एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस एल्गोरिदम के इनपुट साइट्स के मुताबिक उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है वो। लेट्स से अगर हमारा एल्गोरिदम है जो x टाइम ऑक्यूपाई करता है टू फिनिश द टास्क, और कोई दूसरा एल्गोरिदम है जो x/2 टाइम लगाता है सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन करने के लिए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी एल्गोरिदम को अगर हम दो अलग अलग तरीके से डिजाइन करें और एक x टाइम लगाता है और एक x/2 टाइम लगाता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये x/2 वाला जो तरीका है वो फास्टर तरीका है, यानी कि हमें उसके ऊपर मूव होना चाहिए। अभी नेक्स्ट थिंग वो है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास स्पेस की कमी हो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सारे के सारे केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से हम एक वेरिएबल लेते हैं s इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद एक लूप लेते हैं कि फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 100 एंड i प्लस प्लस, और उसके अंदर हम लिखते हैं कि s इज इक्वल्स टू s प्लस i, एंड लूप के बाहर हम s की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। यानी कि इस कोड की हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने जाए तो हमारे पास फॉर इफ स्टेटमेंट है, यानी कि वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अभी इसी कोड को अगर हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं और टाइम के बारे में देखें तो ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट भी एक बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट है जो कि 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर हम टाइम के कंटेक्स्ट में बात करने जाए तो 102 ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। यानी कि इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बनती है, और जब भी हम किसी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तब उसके अंदर हमें जनरल केस में रिपीटेशन वाले स्टेप्स करने ही होते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि उस वक्त हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कंपेयर में कम ही होगी, और इसी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी क्या है वो देखें तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारा लूप 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि उसके अंदर के स्टेटमेंट भी 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अगर हम यहाँ पे 100 की जगह पे 200 लेते हैं तो हमारा स्टेटमेंट 200 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू है उसके ऊपर हमारी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी डिपेंडेंट है। तो लेट्स से अगर हम ये लूप को n टाइम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट भी n टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा लूप है वो एक लीनियर लूप है जिसके अंदर हमारी n की वैल्यू के मुताबिक ही हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अगर हम उसकी एफिशिएंसी को काउंट करें तो हमारा एफिशिएंसी का फंक्शन f ऑफ n इज नथिंग बट n। नेक्स्ट यहां पे हम ऑब्जर्व करें तो लेट्स से हमारा लूप सबसे पहले
i इज इक्वल्स टू 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद i इज इक्वल्स टू 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने इंक्रीमेंट 2 का किया है, उसके बाद i इज इक्वल्स टू 5 के लिए होगा, उसके बाद i इज इक्वल्स टू 7 के लिए होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 से कम वाले जितने भी हमारे ऑड नंबर्स है उसके लिए हमारा ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि ये लूप 99 तक एग्जीक्यूट होगा। अभी 100 से छोटे ऑड नंबर्स काउंट करें तो हमारे पास 50 ही है, यानी कि अगर हमारे n की वैल्यू 100 है तो हम 50 टाइम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। सेम वे अगर हमारे n की वैल्यू n होगी तो हम n बाय 2 टाइम्स हमारे लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा कोड है उसकी एफिशिएंसी n बाय 2 है। यानी हम इसको भी ऐसा कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके से लीनियर लूप ही है। उसके बाद हम इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमारा लूप i इज इक्वल्स टू 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हम i की वैल्यू को डबल करते हैं यानी कि i इज इक्वल्स टू 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद i इज इक्वल्स टू 4 के लिए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद i इज इक्वल्स टू 8 के लिए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद i इज इक्वल्स टू 16 के लिए एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास i की जो भी वैल्यू है वो डबल होती जाती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे जो हमने 1000 वैल्यू ली है तो उसके मुताबिक अगर हम हमारे लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो हमारा लूप मैक्सिमम 10 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 10 रेस टू 10 जो हमारी है उसकी वैल्यू होती है 1024। यानी कि अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखे कि log 1000 तो उसकी वैल्यू 10 के बराबर ही होती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा लॉगरिथमिक लूप है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी log n है। सेम वे अगर हम हमारे i की वैल्यू को डिवाइड करते हैं, यानी कि सबसे पहले 1000, उसके बाद 500, उसके बाद 250, उसके बाद 125, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं तो भी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भी हमारी वन काइंड ऑफ लॉगरिथमिक एल्गोरिथम एफिशिएंसी है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ये लूप हमारा 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा और ये लूप हमारा log 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने j की वैल्यू मल्टीप्लाई की है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये हमारी वैल्यू n है और ये भी हमारी वैल्यू n है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा लूप टोटल n log n टाइम एग्जीक्यूट होगा और वही हमारी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी हो जाती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा लीनियर लॉगरिथमिक लूप है। उसके बाद इस लूप को हम ध्यान से देखें तो वो हमारा 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये लूप भी हमारा 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट टोटल 10 इंटू 10 यानी कि 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये वैल्यू n है, अगर ये वैल्यू भी n है तो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट n स्क्वायर टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी n स्क्वायर है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा लूप है वो क्वाड्रेटिक लूप है। उसके बाद हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये लूप हमारा n टाइम यानी कि 10 टाइम एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये लूप है वो i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट्स से जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है, i की वैल्यू 2 होती है उस वक्त 2 टाइम एग्जीक्यूट होता है, i की वैल्यू 3 होती है उस वक्त 3 टाइम एग्जीक्यूट होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर i की वैल्यू 10 है तो वो 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा लूप है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 10 तक एग्जीक्यूट होगा। यानी कि टोटल ये लूप 55 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और कुछ नहीं है लेकिन 10 नेचुरल नंबर का सम है, और नेचुरल नंबर के सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर
हमारा नेचुरल नंबर n है, तो n तक के नेचुरल नंबर का सम अगर हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा प्रिंटफ फंक्शन n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। यानी हम उसकी एफिशिएंसी फाइंड करें तो वो भी n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ही होगी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक लूप तो है, लेकिन ये i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हम इसको डिपेंडेंट क्वाड्रेटिक लूप कह सकते हैं। उसके बाद इसको हम ध्यान से देखें तो ये वाला लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। उसके अंदर हमने एक और लूप लिखा है जो भी हर बार 10 बार एग्जीक्यूट होता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 10 इंटू 10 यानी कि 100 टाइम एग्जीक्यूट होता है। और उसके अंदर हमने एक और लूप लिखा है, यानी कि ये भी 10 टाइम एग्जीक्यूट होता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये टोटल 1000 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 1000 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी यहां पे हम 10 की जगह पे n ले लें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो टोटल n क्यूब टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर हम उसकी एफिशिएंसी को निकालने जाए तो वो और कुछ नहीं है लेकिन n क्यूब है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लूप के मुताबिक हम उसकी एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। अभी अगर हम सारी एफिशिएंसी को ध्यान से देखने जाए तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू लिखी है जो 1, 2, 4, 6, 8 एंड 16 है, और यहाँ पे हमने सारे फंक्शंस लिखा है, जहां पे सबसे पहला वाला फंक्शन जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि वो हर एक टाइम फिक्स टाइम ही लेता है, यानी उसके लिए हमने 1 लिख दिया है। उसके बाद हमने log n log n स्क्वायर एंड n क्यूब को काउंट किया है। तो हम देख सकते हैं कि 1 से लेके log n की तरफ, log n से लेके n की तरफ, n से लेके n log n की तरफ, n log n से लेके n स्क्वायर की तरफ और n स्क्वायर से लेके n क्यूब की तरफ हमारी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सबसे कम टाइम में एग्जीक्यूट होता है वो है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, और जो सबसे ज्यादा टाइम में एग्जीक्यूट होता है वो है हमारा n क्यूब वाला फंक्शन। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, और वो दो तरीके में से अगर हमारे पास एक तरीका है जो n टाइम लेता है और दूसरा तरीका है वो n log n टाइम लेता है, तो ये हमारा बेटर तरीका है कि हम उसके ऊपर जाएं। अभी ये जो भी हमने यहाँ पे तरीके लिखे हैं उस तरीके को समझने के लिए हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है असिम्प्टोटिक नोटेशंस। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।